संसद में लगातार दूसरे दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं कोलकाता के बोलपुर, जहां पर अमित शाह रोड शो कर अभी संवाददाताओं से मुखातिब होंगे। कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभी का मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इस समय की बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का इस समय का सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ी खबर। बंगाल की लड़ाई में अमित शाह की चढ़ाई का आज दूसरा दिन था। पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी फुल एक्शन वाला है। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हर ओर से ममता को घेरने की कोशिश की। टीएमसी के बागियों को पाले में लाने से लेकर वोट बैंक साधने की हर कवायद जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अमित शाह के बंगाल दौरे की 4 तस्वीरें जिसे बयां कर रही हैं। कल अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद तो आज बंगाल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन किया। कल किसान के यहां खाना खाकर किसानों को साधा तो आज बंगाल की संस्कृति को छूने के लिए बीरभूम के बाउल गायक के घर खाना खाया। बंगाल दौरे पर शाह का भक्ति अंदाज भी अलग देखने मिला। कल महामाया मंदिर में गृह मंत्री ने पूजा की तो आज हनुमान मंदिर जाकर जीत का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद बीरभूम में रोड शो निकला, जिसमें हजारों की तादाद में लोग नजर आए। आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय 4 तस्वीरें। आज ममता के गढ़ में गृह मंत्री रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कल कैसे ममता को सीधी चेतावनी दी, ये भी जरा आप सुनिए। बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जी हां, एक के बाद एक लगातार गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को अलग अंदाज में चौतरफा घेरने की कोशिश की।
अमित शाह के आक्रमण का ममता ने कैसे जवाब दिया, अब आप जरा वो भी सुन लीजिए। देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। जी हाँ, ममता दीदी का भी अलग अंदाज। जिस तरह से मेडिकल की दवाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसी तरह उन्होंने सियासत को भी एक्सपायरी डेट से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ऐसा होता नहीं। आइए अब आपको बंगाल की लड़ाई में कुछ ऐसे जुबानी जंग सुनाते हैं जिसने जंग को और दिलचस्प बना दिया है। जिसने बंगाल में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। यहां दुर्गा पूजा को लेकर दिक्कत है, सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कत है, जय श्री राम बोलना भी यहां गुनाह हो गया है। बंगाल की जनता कुछ वर्षों से इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान थी। इन विषयों को राष्ट्रीय पटल पर कौन लेकर के आया? कौन सी पार्टी आज बंगाल की आवाज बनी है? इसका जवाब एक ही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान आलादा हो जाओ, दांगा लागाले हिंदुओ लागाबेन ना, मुसलमानও লাগাবেন না। আরএসএস এর কিছু লোক হিন্দু সেজে আসছে আর দু একটা মুসলিম সাজিয়ে আরএসএস এর লোককে ড্রেস পরে পাঠাচ্ছে, এটা মাথায় রাখবেন। তাহলে বলুন আমার সাথে, চাই না চাই না, বিজেপি কে চাই না, अन्ना अन्ना, बीजेपी के चाई ना। जी हाँ, बंगाल की सियासत में तू डाल डाल तो मैं पात पात। मोदी का मिशन, ओवैसी की एंट्री, नीतीश का दम और ममता की हुंकार। आपके टीवी स्क्रीन पर ये चार तस्वीरें, आपके टीवी स्क्रीन पर ये चार तस्वीरें, मोदी का मिशन, ओवैसी की एंट्री, नीतीश का दम और ममता की हुंकार। जी हाँ, जब इतना बवाल है, बंगाल में इतना बवाल है तो जवाब भी चाहिए और मुझे जवाब चाहिए। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। मेरे साथ टीएमसी के दमदार प्रवक्ता जो बादल फटे ऐसी स्थिति में अपनी आवाज से गुर्राकर बीजेपी को ये जताना चाहते हैं कि हमारी आवाज भी कम नहीं, ऐसे बादल देवनाथ हमारे साथ हैं। हमारे साथ अजमल खान साहब, आपकी एंट्री हुई है बंगाल में, आपका भी स्वागत है जनाब। हमारे साथ ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं और इसके साथ साथ ऋषि मिश्रा का बिहार और बंगाल की सियासत पर काफी गहरा अध्ययन है। ऋषि मिश्रा, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बादल देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगा। रिदिमा झारे रागबो छेड़े देबो ना। দারুণ দারুণ দারুণ, খুব ভালো বলে ভাই, বাংলায় ভালো বাংলা বলেছেন, बहुत अच्छा हुआ आपका बंगाली लैंग्वेज। देखिए, मैं ये जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अमित शाह जी गया है, मैं अमित शाह जी को श्रद्धा करता हूँ, नमन करता हूँ। वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, काल भी एक घटना यहाँ पर हुआ। उन्होंने जो इस प्रोग्राम के लिए जो होर्डिंग टांगाया, होर्डिंग के ऊपर अमित शाह जी का पोस्टर है, उसके नीचे रविंद्रनाथ जी का पोस्टर, रविंद्रनाथ टैगोर का पोस्टर, उसके नीचे दिलीप का पोस्टर। अर्थात रविंद्रनाथ जो विश्व कवि है, जो लोग हम कहते हैं, उनको अमित शाह के नीचे दे दिया। यही बीजेपी भाजपा का काम है, यही बोलना चाहता हूँ। और देखिए, अमित शाह जी बोल रहे हैं, वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है,
60-40% हिंदू मुस्लिम है वहाँ पर। इतना सब जो भी मेरा जानकारी है, बीरभूम में ये जो 10-20 हजार लोग आप देख रहे हैं, ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से मालदा डिस्ट्रिक्ट लेके यहाँ पर भीड़ जुटा है। लोकल ज्यादा कम है। और जब ये गृह मंत्री जब वहाँ पर जा रहे हैं, आसपास से तो कुछ लोग रहेगा ही, उनको तो देखने के लिए छोटी पिक्चर लेने के लिए, छवि देखने के लिए तो आएगा, कुछ लोग आएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। वहाँ पर 11 जो विधानसभा सीटें में 11 विधानसभा बादल जी, अगर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन है, अगर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन है, तो जरा अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें भी देखें। आपको नहीं लगता कि आपका जनाधार खिसक रहा है? जरा तस्वीरें देख लें। और अगर आपके सामने टीवी चल रहा है बादल देवनाथ जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार टीवी देखें और आप जन सैलाब को समझें। मैं देख रहा हूँ। सुन लीजिए, जो जिस रास्ते पर, जिस सड़क पर जो रोड शो हो रहा है, उस सड़क पर मैंने बहुत सारे मीटिंग 30 साल में मैंने किया। उस रोड में कोलपुर इलाका में मैं बहुत मीटिंग किया उस पर। वो इलाका कैसे है, कहाँ से लोग आता है, मैं सब कुछ मुझे मालूम है। मैं ऐसे झूठ आपका नेशनल चैनल में आप सीनियर है, मैं आपके सामने ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। 30 हजार लोग, इससे कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी 2014 से पहले आने के समय से 2 करोड़ का बात किया। भाई साहब, आप तो कह रहे हैं बादल जी, आप तो कह रहे हैं ये बाहर से आकर बंगाल की सियासत कर रहे हैं। ये जो 30,000 लोग आपके आंकड़े में मुझे तो ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर का फासला है। ऐसी सूरत में हजारों लोगों का सड़क पर आ जाना, आपको नहीं लगता कि जनाधार कम हो रहा है, जनाधार कमजोर हो रहा है, जनाधार शिथिल हो रहा है? आप पत्रकार है, आप जानते नहीं है जब जनसभा भीड़ होता है वो कैसे माफ किया गया। पुलिस जब कहते हैं 20,000 लोग हुआ, तो 1 फुट का बॉडी, 1 फुट का एक रास्ता, 15 फुट का रास्ता कितना लोग हो सकता है मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, नो फेक इन इंडिया, नो डिजिटल इंडिया। कितना अमित शाह मोदी जी ने भाषण दिया, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना मेक इन इंडिया, ना स्मार्ट सिटी हुआ, ना गंगा जमुना सरस्वती को एक किया, ना संजोग किया, ना हाई स्पीड ट्रेन दिया। जो भी स्वच्छ भारत जो अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी घोषित किया मोदी जी ने, एक भी सफलता नहीं मिला इन लोगों को। लेकिन बांग्ला में आके वो लोग बोल रहे हैं कटमनी कल्चर और भ्रष्टाचार, तूफान का पैसा, तूफान के अलावा जन लोक कल्याण की निधि जो वहां पर भेजी गई वो तक नहीं पहुंची, ऐसा आरोप है। बादल देवनाथ जी हमारे साथ गुरु प्रकाश हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। कल जो नारा था वो था जय श्री राम, जय श्री राम। आज रोड शो शुरू हुआ, राम जी करेंगे बेड़ा पार। आज रोड शो पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बंगाल में बीजेपी का मंगल हनुमान जी के मंदिर से। आज हम लोगों को दिख रही है, इससे एक बात को स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोगों को इस बार सत्ता की चाबी सौंपनी है और हम लोगों को सेवा करने का मौका देना है। क्या उत्साह है, क्या ऊर्जा है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की जनता को अब घुटन महसूस हो रहा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं, टीएमसी के लोगों को भी घुटन महसूस हो रहा है। जिस प्रकार उनके बड़े नेता, उनके कार्यकर्ता हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, किसी भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए टीएमसी में रहना बड़ा कठिन है। एक ऐसी पार्टी जो वंशवाद को, परिवारवाद को, राजनीतिक हिंसा को संस्थागत करने वाली पार्टी है। सिर्फ मैं टीएमसी जब से बनी है आज तक अध्यक्षा सिर्फ गुरु प्रकाश जी, गुरु जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के पिता सांसद, भाई सांसद, शुवेंदु अधिकारी खुद मंत्री, इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी में तो सबका स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने उनकी पार्टी क्यों छोड़ी, अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जब पार्टी में मेरिट को नजरअंदाज करके अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं तो फिर उस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बच पाते हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है, किसी भी डेमोक्रेसी लविंग पर्सन के लिए जिस व्यक्ति का जनाधार है, जो लोकप्रिय है, वो एक ऐसी पार्टी में सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। इसीलिए आप देखेंगे, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव आते आते इसकी संभावना है कि दीदी अकेले पड़ जाए।
हम लोगों को पश्चिम बंगाल की जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। और जो स्थिति है मनीष भाई, आप भी जानते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की निरंकुश हत्या कर दी जाती है। अभी आपके समाचार पे देखा मैंने कि दीवार पे लिख दिया गया है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो खून की नदियां हम बहा देंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान कतई नहीं होना चाहिए। ये इसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है लंपेनिज्म, गुंडागर्दी। इस प्रकार की चीजों को संस्थागत किया है ममता दीदी और उनके लोगों ने, और ये सब देख रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल की जनता ये देख रही है, पश्चिम बंगाल के भाई बहन ये देख रहे हैं, और उन्होंने ठाना है ममता दीदी को विपक्ष में बैठाना है। जी, आप 200 के पार किस ताकत पे कह रहे हैं कि आप 200 के पार पहुंच जाएंगे? हमारे पास शक्ति है, जनता के आशीर्वाद की शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है, विजन है, एक्शन है, स्ट्रैटेजी है, और लोगों की हम में जो आस्था है वो निरंतर बढ़ रही है। और हमने दिखाया है पूरे देश में, जब कोरोना का संक्रमण आया या जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, जहां हमें सेवा का मौका मिला है, वहां बिल्कुल कायापलट हो गई है। वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज पूरा देश एक प्रकार से पूरे विश्व में परम वैभव की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। तो लोग ये देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल गुरु प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के पास न केवल विजय प्लान है बल्कि सोनार बांग्ला के लिए रोड मैप भी तैयार है। निश्चित रूप से देखिए, जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो हम अपने मैनिफेस्टो के एक एक वादे को गहन रूप से अध्ययन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष भाई, आपने मुझे मौका दिया है, हमने बिहार में वादा किया था 20 लाख रोजगार का, कैबिनेट की बैठक हो गई है। मुफ्त टीकाकरण का वादा किया था, उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार बंगाल के भी मुद्दे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और अपने मैनिफेस्टो में ये सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं करेंगे, सुनिश्चित करेंगे सत्ता में आने के बाद, ममता दीदी को विपक्ष में बिठाने के बाद सोनार बांग्ला के लक्ष्य को पूरा करें। जी, मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, जी हाँ, वाम नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा मौजूद हैं, अजमल खान साहब भी हैं। ऋषि जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित शाह ने अभी रोड शो के दौरान कहा है, और लगातार बीजेपी कह रही है, टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। ममता बनर्जी का जनाधार कमजोर हो रहा है और जमीन पोली हो रही है। बीजेपी मान बैठी है और शक्ति प्रदर्शन टीवी स्क्रीन पर है। देखिए मनीष जी, कौन किसको उखाड़ फेंकेगा और कौन बंगाल के किला पे फतह पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, और किसी के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, चाहे वो बीजेपी हो, लेफ्ट कांग्रेस कॉम्बिनेशन हो, चाहे टीएमसी हो। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में, और खासकर आज के लोकतंत्र में, नैतिकता कहीं भी नहीं है। गुरु प्रकाश जी अभी बोल रहे थे, गुरु प्रकाश जी ये नहीं बता पाए कि उनका जो संगठन है असेंबल संगठन है। माना कि इस बात के भी बीजेपी की प्रशंसा करनी चाहिए कि अमित शाह उनके टीम में ये दम है कि पत्थर पे भी धान उगाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जहां तक संगठन की बात है तो बीजेपी का बंगाल में अपना संगठन नहीं है, असेंबल संगठन है, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट। ऋषि जी कैसी बात कर रहे हैं ऋषि जी? 18 सांसद बहुत बड़ा जनाधार होता है ऋषि जी। जी, मेरी बात सर सुन तो लीजिए, मनीष जी मेरी बात तो सुन तो लीजिए। मैं वही चीज कर रहा हूँ कि पत्थर पे धान उगाने का मादा किसी पार्टी के नेता में है तो वो अमित शाह में है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संगठन असेंबल संगठन। जहां तक टीएमसी की बात है तो बिल्कुल टीएमसी को तो एक एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है। दूसरा, जो पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन एक राजनीतिक इम्पैक्ट जो होता है, एक राजनीतिक जो स्कोरिंग होती है, वो कहीं न कहीं बीजेपी लेती हुई दिख रही है। कल ही आपने देखा कि कई नेता जो हैं अमित शाह जी के रैली में शामिल हुए। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, जो राष्ट्रीय मीडिया जिस प्रकार से हवा बना रही है शुभेंदु अधिकारी का। मैं आपको बता दूं, मैं बंगाल को बहुत स्टडी करता हूं। पूर्वी मिदनापुर में 16 विधानसभा है, 16 विधानसभा के सिर्फ एक विधायक कल अमित शाह के रैली में शामिल हुए हैं। और जहां तक मुझे मालूम है कि जो 16 विधायक सारे पत्ते एक साथ थोड़ी खोल देंगे ऋषि जी, सारे पत्ते एक साथ नहीं खोले जाते सियासत में, एक एक कर। अभी 4-5 महीने का वक्त है। सारे पत्ते अगर एक ही बार में खोल देंगे तो बचेगा क्या? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मैं राजनीतिक हालात बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का यूएसपी है, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे थे मेरे पास रोड मैप है बंगाल का, कोई रोड मैप नहीं है। आपके पास एक ही रोड मैप है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन बीजेपी करेगी। आपको आज के रैली में जो बयान आए हैं या इससे पूर्व बयान आ रहे हैं,
सीए एनआरसी को लेके, और बंगाल का जो जिस प्रकार का जनसंख्या का बसावट है उसमें बीजेपी को ऋषि जी आता हूं मेरे साथ दो और मेहमान हैं, अजमल खान साहब और विवेक श्रीवास्तव जी। अजमल साहब, मेरा सवाल आपसे, बंगाल की पिच पर आप नए खिलाड़ी हैं, आपको पता नहीं है वहां की पिच कैसी है, आप भी उतर रहे हैं मैदान में। ये एक अंदेशा जताया जा रहा है कि इसका समर्थन या इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। फोन तो मंगा लो। अजमल साहब, अजमल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजमल साहब के पास चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, इस समय बात हो रही है और सीधा ये कहा जा रहा है जिस तरह से लड़ाई दिखाई दे रही है, ये लड़ाई सीधे ताल ठोककर बीजेपी बनाम टीएमसी है। कांग्रेस, वामपंथ और बाकी दल, इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ये लड़ाई है समाजवाद और कैपिटलिज्म की। उद्योगपतियों से पैसा लो और रोडों पे फेंक के रैलियां कराओ, इवेंट्स कराओ। ये क्या हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ये रथों की यात्राएं जो चल रही हैं, ये क्या कल्चर आपको दिखा रही है? क्या ये एक गरीब देश का कल्चर है? नहीं है। बाहर की पार्टी है, बाहर से आई है, यहाँ जोड़ तोड़ कर रही है। शुभेंदु जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। शुभेंदु जी के पिता कह रहे हैं मैं शुभेंदु जी से बात करूंगा। शुभेंदु जी के भाई कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो टीएमसी छोड़ेंगे नहीं। तो इवेंट्स करना, रैलियां करना, मंदिरों में जाके घंटियां बजाना और लोगों को मोबिलाइज करना, और एक क्यूरियोसिटी फैक्टर है कि अमित शाह बंगाल में आए हैं तो वहां पब्लिक इकट्ठा हुई है। लेकिन जब बैलेट दबाने का समय आएगा, कटघरे के अंदर वोटर खड़ा होगा, तो ये रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। उसका कारण है कि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि पोलराइजेशन की राजनीति को करके, हिंदू मुसलमान करके, हम बंगाल में भी वही कर पाएंगे जो हमने उत्तर प्रदेश में किया और कई अन्य राज्यों में किया। लेकिन बंगाल की पब्लिक डिफरेंट है। ये एक सेक्युलर स्टेट शुरू से रहा है। वामपंथ के राज्य में कोई भी हिंदू मुसलमानों के दंगे नहीं हुए, जिस तरीके की चीजें ये करा रहे हैं। कल आज गंगाजल का प्रयोग किया गया सुबह सुबह। गंगाजल किस लिए? आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप दिखाना ये चाहते हैं कि हमें छोड़ करके जो बाकी पार्टियां हैं, ये माइनॉरिटीज और मुसलमानों की पार्टियां हैं, और हम यहाँ पे एक हिंदू वर्चस्व के लिए आए हैं। आपका नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का कि 14.5% मुसलमान, 80 से 85% हिंदुओं के लिए एक खतरा है। हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदुइज्म खतरे में है, और हिंदुत्व को लाना होगा। लेकिन ये नैरेटिव ज्यादा देर तक चलते नहीं है। डेवलपमेंट की राजनीति अगर आप नहीं करेंगे, उद्योगपतियों के हाथों आपने किसानों को बेच दिया, वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। बड़े-बड़े विवेक जी, इसकी शुरुआत, विवेक जी, इसकी शुरुआत मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, ये बहस का मंच है, निष्पक्ष मंच है। इसकी शुरुआत तो ममता दीदी ने की है, बीजेपी कहती है हिंदू मुसलमान। जी देखिए मेरी बात सुनिए, बंगाल के अंदर पॉलिटिकल झगड़े रहे, लड़ाई रही, मारपीट रही, सब कुछ रहा होगा। सभी राज्यों में रहता है, भारत प्रजातांत्रिक देश है। लेकिन जब सांप्रदायिकता आप लाते हैं अपने सोशल फैब्रिक के अंदर, और जब आप कहते हैं कि हम तो जाति के आधार पर लड़ेंगे या हम धर्म के आधार पर लड़ेंगे। यूपी के अंदर लोकसभा में किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, और ये सबसे बड़ी जो नेशनल पार्टी इस वक्त है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। जब इस कल्चर को आप इस देश में ला रहे हैं, तो आप देश के अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। आप लड़िए, आपका स्वागत है। बीजेपी सरकार बनाए कहीं बादल देवनाथ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप विवेक जी के सवाल पर अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको और एक बात मैंने बोलना चाहूँ, टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता को ये लोग डरा रहे, धमका रहे, सीबीआई, ईडी, जैसे मुफ्ती को सीबीआई का चार्जशीट मिला था, और भी उसके ऊपर तो बहुत सारे मर्डर केस है, शुभेंदु के ऊपर बहुत सारे केस है। आप डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, दीवार पर आप क्या पोत रहे हैं? आप दीवार पर क्या पोत रहे हैं बादल देवनाथ जी? आप डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, आप दीवार पर क्या पोत रहे हैं वहां पर? आप टाइम दे रहे हैं, घंटा बैठा हूँ, एक मिनट तो टाइम देना चाहिए आपको। तो ऐसे मुकुल राय को, सीबीआई ने, शुभेंदु को, शंकर, जो भी हो, घर पे रहो, नहीं तो जेल में जाओ। ऐसा बात सीबीआई करता है। टीएमसी से जितना लोग लेके गया है, अब बताइए ना, बीजेपी को सत्ता आने का जरूरत है, टीएमसी का लोग का जरूरत क्यों है? आप अपने दम में कीजिए ना। एक लीडर नहीं है बंगाल में जो सीएम बन सकता है। देखिए बंगाल के दिलीप घोष हर दिन कुछ कहते हैं,
इसको मारेगा, उसको सामने पुलिस पिटाएगा, कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन आप लोग जो पूरे जितना नशा चले, एक भी सब नहीं कहते दिलीप घोष के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर तो रैली हो रहा है, अमित शाह और बहुत से लीडर जा रहा है, स्टेट से मोदी जी आएगा, लेकिन ममता बनर्जी एक ही है। ये देश के विश्व में ममता बनर्जी एक ही है। ममता बनर्जी जब चलते पीछे लाख करोड़ लोग चलते हैं, और हम लोग इस बार पूरा बंगालिया रैली हो रहा है। जी, ममता बनर्जी एक है, ममता बनर्जी एक है। बादल देवनाथ जी, मेरे साथ इस पैनल पर कुछ और मेहमान भी हैं। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया बोलने के लिए। मेरे साथ अजमल खान साहब जुड़ चुके हैं। बादल जी, आऊंगा आपके पास। अभी तो पहला हिस्सा खत्म हो रहा है, लेकिन इस बीच एक ब्रेक के बाद भी आएंगे। लेकिन अजमल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? पर्याप्त समय दिया बोलने के लिए मेरे साथ जी हाँ, अजमल साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी हैं। गुरु प्रकाश जी, बंगाल में जो हुआ, खान पान की सियासत, बात की जाए पूजा पाठ, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, विवेकानंद, महामाया मंदिर, मां काली मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु प्रकाश जी, ये क्या संकेत हैं? ये देखिए, पश्चिम बंगाल से हम लोगों का नाता बहुत पुराना है। जनसंघ के फाउंडर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है बंगाल, और निरंतर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें हम लोग, 40% हम लोगों का वोट शेयर था। कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, उन लोगों के शून्य सांसद आए थे। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अच्छा है पश्चिम बंगाल की जनता की तारीफ कर रहे हैं आप, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने आप लोगों को नकार दिया है। आप लोगों का वोट प्रतिशत, आप लोगों की स्वीकार्यता निरंतर गिर रही है। इस बात को स्वीकारिए आप लोग। और जहां तक ममता दीदी की बात है, स्वयं तो कांग्रेस से निकली, कभी गठबंधन कांग्रेस से कर लेती हैं, कभी लेफ्ट से कर लेती हैं। इन लोगों ने पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को संस्थागत करने का काम किया है। इस बार मैदान में आई है और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने कुशल नेतृत्व को आगे बढ़ाकर के लड़ रहे हैं। और मैं बार बार ये आरोप सुनता हूं कि भाई आपके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है। मनीष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण विचार होता है। हम लोगों के जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, ये हमें कहते नहीं कि एक व्यक्ति को प्रमोट करे, लेकिन इसके बावजूद हम बता दें, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जिम्मेवारी मिलने पर गुरु प्रकाश जी कर सकते हैं। गुरु प्रकाश जी, गुरु जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जवाब चाहिए कि इस कार्यक्रम में सारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। जी हाँ, लेकिन इस वक्त ये जरूर दिखाई देता है कि बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत पाने के लिए लगा रही है। लेकिन ममता दीदी को उन्हीं से मैं इस पड़ाव की शुरुआत करूंगा। जनाब अजमल साहब, आपका स्वागत है। आपसे पहले मैं नहीं जुड़ पाया बहस के पहले पड़ाव में। मेरा सवाल आपसे है, रणजी में आपका जबरदस्त प्रदर्शन रहा। रणजी, अगर मैं बिहार को मानूं तो बंगाल की पिच पर आप नए खिलाड़ी हैं। देखिए, मैं नया खिलाड़ी बंगाल में हो सकता हूं, लेकिन सवाल ये कि हमारा उन खिलाड़ियों से साबका है जो बहुत पहले से हैं। आपने कहा ना अभी कि जिस तरह की धार्मिक राजनीति करने वहां पहुंचे हैं अमित शाह जी और वंशवाद का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं अपने लायक दोस्त से कि भाई जयशाह साहब क्या फास्ट बॉलर हैं जो इंडिया की ये हालत हो गई कि 36 पे ऑल आउट हो गए। दूसरे हमारे पंकज सिंह साहब हैं, तीसरे अनुराग ठाकुर हैं। तो कहने को कुछ भी कहें ये लोग, दिखावटी तौर पर ये बात करें कि हम विकास की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या हो रहा है, किसानों का क्या हाल है, लेकिन असली प्लान इनका ये है कि धार्मिक उन्माद फैला के वोट इकट्ठा करना, हिंदुओं को खतरे में बता देंगे हिंदुस्तान में। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? यही करने गए और इनके कैंपेन की शुरुआत को आप देखिए, जिस तरह से इन्होंने कैंपेन की शुरुआत की है, ये मैसेज ही हिंदुत्व का देना चाहते हैं जो आरएसएस की विचारधारा है। ये उसी पर इलेक्शन लड़ने गए हैं। आप किस पर गए? आप किस पर जाने वाले हैं? अजमल साहब, आपकी विचारधारा भी जरा बता दीजिए। आज ये मंच है, मुझे लगता है लाखों करोड़ों दर्शक जो सुन रहे हैं वो जान जाएंगे। आपने देखा होगा सच्चर कमेटी ने क्या कहा मुसलमानों के बारे में। अभी ओवैसी साहब यहाँ उत्तर प्रदेश में आए थे। हमारा जिन छोटी पार्टियों से समझौता हुआ वो कौन लोग हैं? दलितों को, अति पिछड़ों को कहीं कोई एजुकेशन में, नौकरी में कोई रिप्रेजेंटेशन हो तो बता दीजिए, या कोई भी बता दे। हम उस डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के उत्थान के लिए जिनको अभी तक 70 सालों की डेमोक्रेसी में कुछ नहीं मिला, कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, हम उनकी बराबरी और हिस्सेदारी को लेकर आएंगे। जी जी, ऋषि मिश्रा, बराबरी और हिस्से को लेकर आएंगे। अजमल साहब कह रहे हैं
जिस तरह से नई एंट्री हुई है ओवैसी की, उसके मद्देनजर अमित शाह ने एक और बात कही। आपने 3 दशक दिया वामपंथ को, आपने 3 दशक दिया कांग्रेस को, 1 दशक दिया दीदी को, हमें तो केवल एक चुनाव दे दीजिए, केवल 5 साल देखिए हम कैसे तस्वीर और तकदीर बदलेंगे बंगाल की। देखिए, जहां तक आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया एआईएमआईएम के नुमाइंदे से, एआईएमआईएम हो या बीजेपी हो, दोनों के रास्ते एक ही हैं। पोलराइजेशन, धर्म की बात करके किसी एक खास धर्म की बात करना और उस धर्म के तबके का वोट इकट्ठा करना। तो बीजेपी एआईएमआईएम में मैं अंतर नहीं समझता हूँ। जहां तक बंगाल की बात है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है मनीष जी की दशकों के बाद इतने महत्वपूर्ण चुनाव आपको देखने को होंगे और बंगाल का चुनाव एक इतिहास जरूर लिखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी को जैसे संघर्षशील नेता को इस बार इस विधानसभा चुनाव में चुनौती मिल रही है, इस चुनौती को वह कैसे लेती हैं, कैसे लड़ पाती हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जहां तक टीएमसी और बीजेपी की बात है मनीष जी, तो टीएमसी में भी बगावत है तो बीजेपी में ही बगावत है। मैं आपको बता दूं, जुलाई अगस्त के बीच के माह में दिल्ली में दिलीप घोष को अमित शाह ने डांट लगाया कि आप टीएमसी से आए जितने नेता हैं, चाहे मुकुल राय हो या अर्जुन सिंह सांसद हैं, उन लोगों को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये बीजेपी में एक बात फैक्टर है। आपने कल भी देखा होगा कि जो तिवारी साहब जो टीएमसी के एमएलए थे, उनकी एक तरह से एंट्री बीजेपी में हो गई थी, लेकिन बाबुल सुप्रियो जो केंद्र में मिनिस्टर है, उनके पावर के कारण वो तिवारी जी बीजेपी में नहीं आ पाए हैं। अब उनको पुनः अपने घर टीएमसी जाना पड़ा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी में जो पुराने बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस से आए हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनके बीच क्लैश है। और ये आपको मिदनापुर में भी देखने को मिलेगा। मिदनापुर के ही दिलीप घोष है, जहाँ के शुभेंदु अधिकारी है, और शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष दोनों अति महत्वाकांक्षी नेता हैं। तो अमित शाह को भी जो बाहर से जितने नेता आ रहे हैं उनके बीच में भी तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल हो। जी विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी ने एक बात और साफ कर दी है। बादल जी, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं, आपसे ढेरों सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग थलग पड़ जाते हैं। आपको ये लगता होगा कि भाई आप अकेले ही चूक जाते हैं बात करने में, लेकिन मैं आपको भरपूर समय दूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप जितनी हिंसा करोगे बीजेपी उससे ज्यादा ताकत उतारेगी, ये पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का नारा है। नहीं, ये तो उतार रहे हैं। इसमें रह क्या गया है? गुजरात के दंगों से कहानी शुरू हुई थी। दिल्ली के दंगों में अनुराग ठाकुर जी के नारे सुन लीजिए आप। वहां प्रज्ञा ठाकुर ने 4 दिन पहले फिर से शब्दावली का प्रयोग किया है। तो ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली सोचते नहीं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र का, उसके पीछे अंधों की तरह दौड़ चल रही है। गरीब भोली वाली जनता को बरगलाओ, रिलीजियस उन्माद पैदा करो, उसमें ओवैसी साहब भी आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके। उनका एक ही काम है, अगर आज कोई मुसलमानों के सबसे जो मुसलमानों विवेक जी, आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। आप अगर बीजेपी की बी टीम की बात कर रहे हैं विवेक जी, तो ओवैसी ने हमेशा कहा है, मुझे कहा जाता है कि भारतीय सियासत का एक लैला के रूप में ओवैसी की पार्टी है जिससे सियासत को मैला किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ओवैसी हमेशा कहते हैं। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो वो कर रहे हैं उस बात को देखें। टोपी पहन के दाढ़ी लगा लेने से अगर आप उर्दू बोलने लग जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप मुसलमानों के हितैषी। आप करते क्या हैं? आप बिहार में आए, आप लड़िए साहब बीजेपी के खिलाफ, आप गठबंधन करिए, लोगों से बातचीत करिए। आपने तो सेकुलर ताकतों में जो फैनेटिक मुस्लिम वोट है वो भी पोलराइज होता है इनकी तरफ, और इनकी देखा देखी इनके भाई जिस तरह के वक्तव्य देते हैं वो सारा हिंदू वोट पोलराइज हो जाता है। तो बदले में हारता कौन है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हारता है, भारत के सेकुलर लोग हारते हैं जो अमन पसंद हैं। ये अब ये बंगाल में जाएंगे, इन्होंने हैदराबाद में क्या किया, ये जितवा किसको रहे हैं क्या? और क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के आने से बिहार में मुसलमानों का भला होने जा रहा है? क्या ओवैसी साहब ने जो बिहार में किया उससे मुसलमान और माइनॉरिटी आवाम का भला हुआ है? और बंगाल में जो ये करने जा रहे हैं फिर से ड्रामा, उससे क्या किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा गुरु प्रकाश जी, फायदा आपको होता है, लेकिन आप लोग ये स्वीकारते नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी का सीधा आरोप है, फायदा आपको पहुंचता है। ओवैसी की टीम जब मैदान में उतरती है तो फायदा आप लोगों का होता है, लेकिन आप लोग इसे मानते नहीं। लेकिन सियासी समीकरण और सियासी पंडित जो हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, लाभ इसका सीधा बीजेपी को होता है।
मनीष जी, जितनी शक्ति ये लोग इन सब गणित में लगाते हैं, इतनी शक्ति से ये लोग अपने संगठन को निर्माण करें ना, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदेमंद होगा। इनकी पूरी की पूरी शक्ति इसमें ही लग जाती है कि भाई कैसे इन लोगों को कटघरे में खड़ा करें। अरे आप खत्म, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था भैया। विवेक मनीष जी, मेरा सवाल नहीं है। विवेक जी, आप इत्मीनान से, आपने कहा गुरु प्रकाश जी को भी कह लेने दीजिए, गुरु प्रकाश जी को भी कह लेने दीजिए। विवेक जी, उनको इत्मीनान से अपनी बात रखने दीजिए। विवेक जी, विवेक जी, गुरु जी। जी देखिए मनीष जी, अभी कई प्रांतों में स्थानीय चुनाव हुए हैं, असम में, गोवा में और हैदराबाद में, राजस्थान में, और पूरा जनादेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का, आपकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा मानक क्या होता है कि आपको जनता आशीर्वाद दे रही है कि नहीं दे रही है। तो हम लोगों को जनता आशीर्वाद दे रही है, और पश्चिम बंगाल में भी जो उत्साह, जो ऊर्जा आज लोगों ने दिखाया है, उससे ये चीज स्पष्ट हो गई है। और मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि भाई आप जितना एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा बी टीम कौन है, हमारा सी टीम कौन है, अपने संगठन में करो ना। बादल देवनाथ जवाब देने के लिए आतुर है गुरुजी। बादल देवनाथ जवाब देने के लिए आतुर है। बादल जी, आपको लाता हूं मेरा सवाल आपसे। बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है, 3 से 200 का सपना है, 3 से 200 का सपना, उसके लिए पुरजोर ताकत है। लेकिन दीदी के लिए बड़ी चुनौती है, सब कुछ खो जा सकता है। एक टाइम दीजिए, 1 मिनट, बहुत पहले तो 20 सीट लेने दीजिए, उसके बाद 200 सीट। 20 अभी तो 30 सीट है, और इधर उधर सीपीएम कांग्रेस टीएमसी इधर उधर 10-20 एमएलए ले लिया, 14 एमएलए ले लिया, 3 सीट है 300, और 20 सीट पहले ले लीजिए, उसके बाद 200 सीट का चिंता करें। पहले सुन लीजिए, 2011 से ममता बनर्जी आया, 11 से 16 से 2003, कितना दिन 10 साल चला गया। अमित शाह को पता नहीं कि बंगाली लोग जो है हर जगह में घूमते जाते हैं। ये लोग हर जगह में मुद्दे में घूमता है, ये लोग सब जानते बंगाली लोग। आज इसको याद है, इलेक्शन के टाइम के समय आया तो काली मंदिर में जाना है, घर में जाना है, किसी का मूर्ति में माल्यदान करना है। अमित शाह को रविंद्रनाथ को याद आ गया, शांति को याद आया। 10 साल में क्या 2014 से 2020 तक सत्ता पे है मोदी है, आप तक याद नहीं है। बादल देवनाथ जी, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। बंगाल की भूमि हमेशा ऐसी रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और अगर अस्मिता को, बंगाली अस्मिता को छूने की कोशिश कर रही है, तो इसमें आपको दुख क्यों हो रहा है? आप भुलाते हैं, लेकिन मुझे टाइम देता है। आप भाजपा को ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन मैं जब बोलता तो आप 20 मिनट पे फिर सवाल करते हैं। आप क्यों सवाल करते हैं? मुझे बोलने दीजिए। आपको सत्ता में आने का है, आपका दम नहीं है। आप टीएमसी से एमएलए दे रहा है, किसी को सीबीआई दिखा रहा है, किसी को ईडीआई दिखा रहा है, किसी को धमका रहा है, और मुझे बोल रहा है तुम आ जाओ भाजपा में, मैं तुमको सीएम बनाऊंगा। किसी को बोल रहा डिप्टी सीएम बनाऊंगा, किसी को बोल रहा मंत्री बनाऊंगा। पता नहीं, मुझे नहीं है। तो एक ऐसा करके बंगाल में बंगाली का मन में भाजपा आएगा, सत्ता में आएगा। ऐसा करने से आता है कोई सत्ता में, लेकिन एक नहीं है, एक आदमी नहीं है, एक लीडर नहीं है पश्चिम बंगाल में जो सीएम बन सकता है और बाहर से लोगों को लेके यहाँ पर रैली कर रहा है। और वहाँ पर में जहाँ पर आज रैली हुआ है, वहाँ पर तो 30% मुस्लिम भी लगा है। वो मुस्लिम लोग वहाँ पर बैठे अमित शाह देखने का पिक्चर ले रहा है। कहाँ से लेके आइए? मैं बता रहा हूँ, वर्धमान से मुर्शिदाबाद से हर जगह से आप जिला से खबर कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और उसके रैली खत्म होने के बाद आप खबर लिखिए, वही ट्रेन से वापस जाएगा, घर में वापस जाएगा। वो वीडियो भी लगाता है, हर जिला से लेकर रैली कर रहा है और दिखा रहा है जो अमित शाह का रैली बहुत सारे लोग आ गया और सत्ता में आ जाएगा 2021 में। गुरु प्रकाश जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं और बादल देवनाथ की उत्तेजना, बादल देवनाथ का एग्रेशन, तो आपको इस पर जवाब तो देना चाहिए। इतने सारे आरोप एक के बाद एक वो लगाते चले जा रहे हैं आप पर। नहीं, मैं आग्रह करूंगा बादल जी, एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि मतलब इतना उत्साह मैंने देखे। थोड़ा इंतजार करिए और एक गिलास पानी पी लीजिए। बादल जी जवाब ले लीजिए, बादल जी जवाब ले लीजिए, जवाब आने दीजिए, जवाब सुनिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, जवाब लीजिए। बादल जी इसी चीख पुकार से कुछ नहीं होगा, जवाब लीजिए। गुरु जी जवाब दें।
नहीं नहीं, अगर इनकी बात पूरी हो जाए तो मैं जवाब दूं। देखिए ऐसा है मनीष जी, टीएमसी का बस सुनने का समय आप लोगों का नहीं है और बार बार भाजपा को पूछ रहे, इनको सब पूछ रहे, क्यों? हम लोग क्या बादल जी, मेरे समय सीमा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, आप जवाब ले लीजिए। बादल जी, गुरु जी जवाब दें। मनीष जी, मैं यहाँ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और एक ग्रेस और डिग्निटी और डिबेट में हम लोग इसकी अपेक्षा रखते हैं। जहां तक बादल जी की बात है, मैं बता दूं, आप अभी सीबीआई ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चुनाव के बाद आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे, आप कहेंगे ईवीएम हैक्ड है। मुकुल रॉय जी की बात आप लगातार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुकुल रॉय जी की क्वेश्चनिंग अभी भी जारी है। आप उठा के देख लीजिए, 27 सितंबर, 29 नवंबर, अभी भी उनसे प्रश्न लगातार किया जा रहा है और आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र का आपको समझ नहीं है। जिस प्रकार आपने राजनीतिक हिंसा पे आप लोग उतारू हो गए हैं, मेरे पास सूची पड़ी हुई है। देखिए ऐसा आप फिर आप नहीं ऐसा है आप मनीष जी, आप इनको पहले बादल जी आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता और नेता हैं। मैं हमेशा से देश का सवाल में जो मेरा कार्यक्रम है उसमें आप आते हैं, तो मैंने हमेशा से कहा है कि आप अपनी पार्टी के अनुरूप उससे अलग थलग आप अपना परिचय आप देते हैं इस टीवी कार्यक्रम के डिबेट में। तो मैं ये चाहूंगा कि दूसरे अगर पैनलिस्ट कह रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, आपको भी समय देता हूं मैं। गुरुजी, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं देखिए मनीष जी, मैं बादल जी की उत्तेजना समझ सकता हूं। अभी टीएमसी में टिकट आवंटन का दौर चल रहा है, तो स्वाभाविक है थोड़ा इनका सक्रिय होना मुझे लगता है कि इनका सक्रिय होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, जिस प्रकार आपने रक्त रंजित कर दिया है, आपने पश्चिम बंगाल को रक्त रंजित कर दिया और ये बात आप स्वीकार करेंगे, आपने नृशंस हत्या कर दी हमारे कार्यकर्ताओं की। आप दिल पे हाथ रखिए बादल जी और बताइए, आप लोगों ने राजनीतिक हिंसा को संस्थापित करने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता, मेरे पास सूची है, मनीष शुक्ला भाजपा पार्षद, गणेश रॉय भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल, भाजपा कार्यकर्ता अनूप रॉय। आप लोगों ने गिन गिन के 300 से ऊपर कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया है और किसी में भी आपने ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे जवाब चाहिए कि ऋषि मिश्रा हमारे साथ है। ऋषि मिश्रा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बंगाली अस्मिता को छूकर अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एंट्री की जाए, तो आखिर इससे विपक्ष को क्यों पेट में दर्द होना चाहिए? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कि वह कैसे चुनाव लड़ता है, लेकिन आप इसको बंगाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न कहें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये नहीं होता है कि सामाजिक समरसता में दरार लाना। राष्ट्रवाद का ये अर्थ नहीं होता है कि एक सिर्फ धर्म की बात करना, श्री राम का नारा लगाना। अरे भाई, आपके पास बंगाल के डेवलपमेंट के लिए क्या रोड मैप है? आप 45 में डिबेट को होने को है, एक रोड मैप गुरु प्रकाश जी ने नहीं बताया है कि यदि बंगाल में हम चुनाव जीत के आएंगे तो बंगाल के डेवलपमेंट के, बंगाल के विकास के लिए हम क्या करेंगे, हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे। एक भी बयान आप गुरु प्रकाश जी का 40 मिनट के डिबेट में बता दीजिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अच्छी बात है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे देश का जो संस्कृति है ये नहीं बताता है कि आप सामाजिक समरसता को में दरार लाइए, हिंदू मुसलमान कीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता करता हो। बंगाल में का आपको याद होगा मनीष जी, चाहे वो देश का आजादी के समय दंगा हुआ हो, चाहे बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो उस समय की दंगा हो, बंगाल में कभी दंगा का ये कल्चर नहीं रहा है। बंगाल में हिंदू मुसलमान का कल्चर नहीं रहा है। तो मेरे सभी सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अजमल साहब, ऋषि जी एक आखिरी सवाल और छोटा जवाब। अजमल साहब, बंगाल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धूम है, आप कहां खड़े दिखाई देते हैं अगर आपकी सोच सेकुलर है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, और जिस पार्टी की बात हो रही है, बीजेपी को 2 सीटों से 303 तक पहुंचने तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा भाई कहीं भी पार्लियामेंट का। अब अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? हमने तो कोई ये बात कही नहीं। मंदिर से, देवी देवताओं के नाम से वो अपना कैंपेन शुरू करते हैं, वो हिंदुओं को खतरे में बताते हैं। अगर 85% हिंदुस्तान के हिंदू 14% लोगों से खतरे में है, तो ये बीजेपी की सोच है, आरएसएस की सोच है। इसमें हमने तो कोई बात कही नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत अजमल साहब
कार्यक्रम खत्म करते करते मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसकी शुरुआत ममता दीदी ने शुरू की थी जब जय श्री राम बोलना गुनाह था और बीजेपी ने उसी को पकड़ा। और मुझे ऐसा लगता है सियासत में इस तरह के धागों को पकड़ना कोई गुनाह नहीं होता। अगर जय श्री राम बोलना बंगाल की धरती पर गुनाह है तो बीजेपी ने अपना नारा अगर ये दिया कि जय श्री राम बोलिए तो इसमें बुराई क्या है? हेट्रेट पैदा करने के लिए दिया ना, हेट्रेट पैदा करने के लिए दिया। गुजरात में क्या किया 2002 में, उसी हेट्रेट के दम पे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा इनके पास क्या रहा, 2 सीटों की पार्टी 303 सीट तक पहुंची। तो 1992 से लेकर अब तक हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं 2007 से लेकर 2017 तक के इनके भाषण स्पीचेस सुन लीजिए। 1992 से लेकर साध्वी ऋतुम्भरा से होते हुए तमाम लोगों के भाषण सुन लीजिए इलेक्शन के दौरान। आजकल प्रज्ञा ठाकुर सबसे आगे आगे चल रही है। इनका क्या मकसद है? इनका मकसद है कि रिलीजियस लाइन पर डिफरेंस क्रिएट करके, रिलीजियस लाइन पे हेट्रेट क्रिएट करके इलेक्शन जीत लेना। वरना ये बंगाल में ना कुछ करने गए हैं, तो गुजरात में कुछ किया। गुजरात के लोगों का जनाब अजमल साहब, आपने अपनी राय रखी और मुझे जवाब चाहिए में अलग अलग नुमाइंदों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन इतना जरूर सही है कि बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया है 200 के पार, इसके लिए पूरी ताकत झोंकने की ये तो अभी झांकी है। बीजेपी कहती है आंधी अभी बाकी है। मुझे जवाब चाहिए मैं आज के लिए बादल देवनाथ, गुरु प्रकाश, विवेक श्रीवास्तव, अजमल खान साहब और ऋषि मिश्रा जी, आप लोग जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, दिन भर की खबरों का पुलिंदा लेकर आएंगी